नमस्कार, मैं रवीश कुमार। झूठ का गुब्बारा फट गया है। झूठ और अधर्म की राजनीति के सहारे भारत को विश्व गुरु बनाने का झांसा जो लोग दे रहे थे, उनके ही करीबी की पोल खुल गई है। दुनिया के बाजार में भारत की नाक कटी है, मगर भारत की एजेंसियां चुप बैठी रह गईं। ऑफ रिकॉर्ड खबरों से भरोसा दिलाया जाता रहा कि जांच हो रही है, जानकारियां मांगी जा रही हैं। सबको पता है कि फ्रॉड को पकड़ने और साबित करने की हिम्मत अब किसी में बची भी नहीं। आज के दौर में यह अंदाजा लगाना कौन सी बड़ी बात है कि जांच के नाम पर क्लीन चिट दिए जाने का रास्ता खोजा जा रहा होगा, मगर जांच में क्या निकलेगा, दुनिया के बाजार ने इसका इंतजार छोड़ दिया है। बाजार के लिए किसी जांच का कोई मतलब भी नहीं रहा। दुनिया के बाजार में अब बहुत देर हो गई। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का कोई महत्व नहीं रहा। बाजार ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल। वी आर नीदर लोकल नॉर ग्लोबल, नीदर अलबल नॉर बकबक, बट वी आर वोकल अबाउट दिस बबल विच इज बर्स्टिंग हियर एंड देयर, दैट टू व्हेन देयर इज नो दिवाली अराउंड। हिंदी में लोकल और ग्लोबल वालों के तहखाने में हलचल मच गई है। अमरीकी शेयर बाजार डाउ जोन्स ने अदानी ग्रुप को सस्टेनेबल इंडेक्स से हटा दिया है। इससे अब कोई इस मार्केट में इंडेक्स के जरिए अदानी के शेयर नहीं खरीद सकेगा। अदानी के शेयरों की मांग खत्म भी हो जाएगी। 2 फरवरी की खबर थी कि सिटी बैंक अदानी ग्रुप द्वारा जारी की गई सभी सिक्योरिटीज की लेंडिंग वैल्यू को त्वरित रूप से हटा रहा है। बैंक के अनुमान के मुताबिक इसका उसके मार्जिन लेंडिंग पोर्टफोलियो पर सीमित असर पड़ेगा। क्रेडिट स्विस ने तो अदानी के बॉन्ड के बदले लोन देने से मना भी कर दिया है। इन सब खबरों का असर यह हुआ है कि 24 जनवरी से पहले जो शेयर 4,000 रुपए का था, वो अब 1,600 रुपए का हो गया है। जिन्होंने पैसे लगाए होंगे उनकी दुनिया उजड़ गई होगी। उनकी तो हालत ऐसी होगी कि सार्वजनिक रूप से रो भी नहीं पाते होंगे। विश्व गुरु बनाने के नाम पर दिन रात देश से झूठ बोलने वाले क्या बताएंगे कि इससे भारत का नाम हुआ है या बदनामी हुई है? बदनामी हुई है तो किसके कारण हुई है? दुनिया के बाजार और निवेश करने वाली कई संस्थाओं ने सेबी से लेकर ईडी की जांच का भरोसा अब त्याग दिया है। वैसे भी इनकी साख केवल इतनी ही है कि बस विपक्ष का कोई मिल जाए, सरकार से पूछने वाला पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता मिल जाए, इन्हें सारी धाराएं याद आ जाती हैं। हाल के वर्षों में कितने लोगों के खिलाफ यूएपीए और एनएसए लगा दिया गया। एनएसए तो फर्जी तरीके से लगाया गया, महीनों लोग जेल में डाल दिए गए, मगर अदानी हैं। फ्रॉड के आरोप से उनके शेयर उड़ गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई छापा मारने की, और छापा मारने का वीडियो जारी करने की व्हाट्सएप से। बयान तक देने की हिम्मत नहीं है। आज भारत की आर्थिक सुरक्षा और साख पर चोट पहुंची है, लेकिन जांच एजेंसियों के भीतर बैठे अफसरों की कुर्सी नहीं हिल रही। पहले आप इन खबरों को ध्यान से देखिए। यह लंबा वीडियो है, मगर पूरा देखिए। इस पत्रकार की कहानी देखिए, सिद्दीक कप्पन। इसने कोई खबर भी नहीं लिखी, मगर यह पत्रकार 850 दिनों तक जेल में डाल दिया गया। जेल में रहते हुए इसने क्या क्या नहीं झेला होगा। पुरानी खबरें आप पलट लीजिए। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को कथित रूप से खतरा बताया गया और 850 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। इन तस्वीरों में आप उन्हें अपनी पत्नी रैहाना, बेटे वकील मोहम्मद दानिश और पत्रकार मित्र कुमार सौवीर के साथ देख रहे हैं। ये लखनऊ की प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा हैं, जिन्होंने कप्पन की बेल पर श्योरिटी दी है। 5 अक्टूबर 2020 से सिद्दीक कप्पन जेल में थे। इस दौरान पिछले 18 जून को कप्पन की मां खादीजा कुट्टी चल बसी। सुप्रीम कोर्ट ने जब यूएपीए के मामले में पिछले साल सितंबर में कप्पन को रिहा किया, तब यही कहा कि पुलिस 6 महीने में जांच पूरी करने में असफल रही। यह भी कहा कि 2 साल बाद भी इल्जाम साबित नहीं हो पाए। बेल के बावजूद कप्पन जेल से नहीं निकल पाए, क्योंकि ईडी ने एक पुराने केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उन्हें जेल में रखा। पिछले साल दिसंबर में उस मामले में भी कप्पन को बेल मिल गई। These are dark times not only for the press freedom but also for Indian democracy। ये कहते हुए कप्पन ने यह भी कहा कि मुझे मुसलमान होने के कारण गिरफ्तार नहीं किया गया। मुझे इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि मैं केरल का हूं और एक पत्रकार हूं। पत्रकार होने के कारण मुझे टारगेट किया गया। कप्पन को जेल में रखने के लिए 5,000 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगा दिए गए। यहां कई लाख करोड़ की हेराफेरी के आरोप लग रहे हैं, मगर जांच एजेंसियां नजर नहीं आ रही हैं। कप्पन ने कहा पत्रकार होने के कारण टारगेट किया गया है।
इसलिए अदानी की कहानी में कप्पन की कहानी ले आया हूं। जब विश्वगुरु बनने के नाम पर देश को ही झांसा देने वाले देश के पत्रकार गुलाम हो गए हैं, तो न्यूयॉर्क के हिंडनबर्ग कंपनी के एंडरसन ने रिपोर्ट तैयार कर दी। एक दर्शक ने एक हिसाब भेजा है, हम वही हिसाब आपके सामने रख रहे हैं। हिंडनबर्ग की 106 पन्नों की रिपोर्ट में 32,000 शब्द हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों को करीब 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इस तरह से एंडरसन के एक शब्द से 3,000 करोड़ रुपए उड़ गए, उनका भांडा फूट गया। पत्रकारिता अपना काम करे तो इस तरह के असर पैदा कर सकती है। इसलिए काम ना कर पाए सवाल करने वाले पत्रकारों और एंकरों को मुख्यधारा की मीडिया से बाहर कर दिया गया, ताकि बहुत सारा झूठ और फ्रॉड जनता की नजरों से छिपाया जा सके। मंदिर का फोटो दिखाकर आपके महल लूट लिए गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, देखते रहिएगा। अदानी समूह पर लगे फ्रॉड के कथित आरोपों से दुनिया के बाजार में भारत की शान फीकी पड़ी है। अदानी समूह ने 413 पन्नों का जवाब तैयार किया, लेकिन बाजार खेल समझ गया। डाउ जोन्स ने अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक को सस्टेनेबल इंडेक्स से ही बाहर कर दिया है। यह कोई मामूली खबर नहीं है। अदानी समूह ने 413 पन्नों का जवाब तैयार किया, लेकिन बाजार उनका खेल समझ गया होगा। डाउ जोन्स ने अदानी एंटरप्राइज के स्टॉक को सस्टेनेबल इंडेक्स से बाहर कर दिया। यह कोई मामूली घटना नहीं है। इसे इस तरह से समझिए, अब बहुत कम लोग अलग अलग शेयर खरीदते हैं। लोगों की सुविधा के लिए शेयर बाजार में अलग अलग सेक्टर के लिए इंडेक्स बना दिए गए हैं। एनर्जी के इंडेक्स में एनर्जी की कंपनियां डाली जाती हैं। कोई म्यूचुअल फंड जब एनर्जी इंडेक्स में पैसा लगाता है तो उसमें शामिल सारी कंपनियों के शेयर खरीद लिए जाते हैं। डाउ जोन्स ने इस सूची में अदानी एंटरप्राइजेस को शामिल किया था, जिसे अब बाहर कर दिया है। अब कोई डाउ जोन्स के सस्टेनेबल इंडेक्स में पैसा लगाएगा तो अदानी के शेयर नहीं खरीद पाएगा। इस इंडेक्स में अदानी के शेयर की कोई कीमत नहीं। यह इसलिए किया गया क्योंकि एंडरसन की रिपोर्ट वहां के बाजार को समझ आने लगी है। वैसे जब आप डाउ जोन्स के इस इंडेक्स को देखेंगे तो भारत के बाजार की असली ताकत का पता चलेगा। हर देश का इस इंडेक्स में एक वेट होता है, प्रतिशत। भारत का वेट 1% से भी कम है। हम दुनिया के बाजार में कितने मामूली हैं, मगर हेडलाइन इतनी मोटी छपती है जैसे कहीं से पास होकर विश्वगुरु बनकर आए हैं। तो भारत का सबसे बड़ा कॉरपोरेट घराना दुनिया के बाजार में अपनी साख नहीं बचा सका। उसके शेयर गिरते रहे, मगर शेयरों पर नजर रखने वाली संस्था सेबी ने सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं कहा। ऑफ रिकॉर्ड खबरें फैलाई जाती रहीं कि ये जांच हो रही है, वो जांच हो रही है। एक्शन कुछ भी नहीं लिया गया। एक्शन ले लिया डाउ जोन्स ने, क्रेडिट सुइस ने और सिटी बैंक ने। मार्च 2022 में माधवी पुरी बुच सेबी की निदेशक बनाई जाती हैं। माधवी पुरी से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, सार्वजनिक सूचनाएं क्यों नहीं दी कि फ्रॉड के आरोपों की जांच लॉन्च कर दी गई है, और 2021 में जिस जांच की बात कही गई थी उसका स्टेटस क्या है। 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई। कब तक सेबी ऑफ रिकॉर्ड से काम चलाएगी? क्यों नहीं सेबी ने सार्वजनिक बयान दिया? कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने आरोप लगाया है कि सेबी ने अदानी के डेरिवेटिव्स पर मार्जिन मनी 100% कर दिया था, जबकि बाजार के नियम के मुताबिक 10 से 15% ही होने चाहिए। इससे पता चलता है कि सेबी और खास औद्योगिक घराने के बीच कोई साठगांठ रही होगी। इसलिए इसकी जांच संयुक्त संसदीय समिति से होनी चाहिए। सेबी की चुप्पी के कारण आज विपक्ष ने अदानी के समधी और मशहूर वकील को घसीट लिया। तृणमूल की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर दिया कि शानदार वकील सिरिल सुरेश श्रॉफ के प्रति सम्मान तो है, लेकिन उनकी बेटी की शादी गौतम अदानी के बेटे से हुई है। श्रॉफ सेबी की एक कमेटी के सदस्य हैं जिसका नाम है कमिटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। महुआ ने लिखा है कि श्रॉफ को अपना नाम इस कमेटी से हटा लेना चाहिए। सेबी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। आज सेबी नाम की यह संस्था दुनिया के बाजार में भारत की साख बचाने में नाकाम रही है। यह बात जितनी बार दोहराई जाए कम है। हमें यह बात ध्यान रखना चाहिए कि जवाबदेही सिरिल श्रॉफ की नहीं है। सिरिल श्रॉफ बड़े वकील हैं तो अपनी क्षमता के कारण सेबी की कमेटी के सदस्य हो सकते हैं। यहां जवाबदेही सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच की है।
विपक्ष के आरोपों के बाद हमने उनकी वेबसाइट चेक की। cyrilshroff.com पर लिखा है कि वे इस वक्त सदस्य नहीं हैं, सदस्य थे। 9 दिन बीत गए, सेबी ने आरोपों के साथ अपने जवाब जारी नहीं किए। केवल डाउ जोन्स ने अदानी के शेयरों को सस्टेनेबल इंडेक्स से बाहर नहीं किया है, बल्कि भारत में भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अदानी समूह के कुछ शेयरों पर निगरानी बढ़ा दी है। यह खबर रॉयटर्स ने छापी है। अदानी समूह के शेयरों पर अतिरिक्त निगरानी बढ़ाई गई है। इनके नाम हैं अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल को भी निगरानी में डाला है। इस पर आरोप है कि इसने कथित रूप से अदानी के लिए शेयर अंडरराइट किया है। मोनार्क नेटवर्थ अहमदाबाद की कंपनी है। एक और कंपनी जिस पर यह आरोप लगा है वो है एलारा कैपिटल, जिसके इंग्लैंड में बैठे निदेशक जो जॉनसन ने कल इस्तीफा दे दिया, जो पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई हैं। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर सवाल पूछा है कि जब S&P डाउ जोन्स ने अदानी एंटरप्राइजेस को डाउ जोन्स के इंडेक्स से बाहर कर दिया, तब NSE अपने इंडेक्स से जुड़े अदानी के स्टॉक की समीक्षा क्यों नहीं कर रही है? जब अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं ऐसा कर रही हैं, तब NSE ऐसा क्यों नहीं कर रही है? महुआ मोइत्रा सांसद से पहले इन्वेस्टमेंट बैंकर रही हैं, तो इस खेल को शायद बेहतर समझती होंगी। फोर्ब्स पत्रिका ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा कि मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल एक ब्रोकरेज फर्म है। इसमें अदानी की आंशिक हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग का कहना है कि यह अदानी की प्रॉक्सी कंपनी है, जिसमें 10% हिस्सेदारी अदानी की है। अदानी ग्रुप ने आंशिक हिस्सेदारी से इनकार नहीं किया, लेकिन कहा है कि मोनार्क नेटवर्थ के साथ साझेदारी रही है और वो साझेदारी खुदरा बाजार में इसकी काबिलियत के आधार पर है। यह सब फोर्ब्स ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है। एक और जानकारी है जो हम आपकी निगाहों में लाना चाहते हैं। जून 2021 में अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में 25% की गिरावट आई। तब भी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने 3 विदेशी फंड का खाता फ्रीज कर दिया। इनका अदानी समूह की कंपनियों में 43,500 करोड़ रुपए लगा था। इन तीनों फंड के नाम हैं एल्ब्यूला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड और APMS इन्वेस्टमेंट फंड। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि एल्ब्यूला फंड की मोनार्क नेटवर्थ में 10% की हिस्सेदारी है। अदानी गाथा पर हमने 4 वीडियो बनाए हैं, सभी बहुत लंबे हैं। शनिवार और रविवार के दिन सभी को एक साथ देखिए, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि यह गेम क्या है। हमने शेयर बाजार को समझने वाले एक व्यक्ति से बात की। उन्होंने पंप एंड डंप का खेल समझाया। इसे समझना हो तो कोविड के आने के पहले अदानी समूह के शेयरों के दाम पर नजर डालिए और फिर देखिए कि कोविड के बाद इसके शेयरों के दाम कैसे उड़ान भरते हैं। 130 रुपए का स्टॉक 4,000 रुपए पर पहुंच गया। क्या तालाबंदी के दौरान अदानी समूह ने 2 साल में कोई ऐसा कमाल कर दिया, या कोई इन शेयरों में पैसा पंप कर रहा था? जब दाम चढ़ गए तो डंप कर दिया और बीच से ही पैसा निकाल लिया। क्या अदानी के शेयरों में बुलबुला पैदा किया गया? शेयर बाजार के एक्सपर्ट सवाल कर रहे हैं कि इस समय पत्रकारों को यह पता लगाना चाहिए कि अदानी के शेयर किसने बेचे हैं, उसका पैसा किसके खाते में गया है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो शेयरों में पैसा पंप करता रहा हो और अपना हिस्सा निकालकर बाकी के लिए डंप कर गया हो। क्या ऐसा हो सकता है कि बीच में किसी ने शेयर बेचकर पैसे निकाले हों? किसी को तो फायदा पहुंचा ही होगा। क्या हमारा यह सवाल बचकाना है? मान लीजिए कोई शेयर 2 साल पहले 130 या 200 रुपए का था और अचानक से 4,000 पर पहुंचता है, तो कोई तो होगा जो पैसा पंप कर रहा था। अब जिसने भी 3,000 या 2,000 पर बेचा होगा, उसे हजारों या लाखों करोड़ों का फायदा तो हो ही सकता है। तो क्या पंपिंग के जरिए जो मकसद था वो पूरा कर लिया गया? हो सकता है हमारा सवाल बचकाना हो, लेकिन पंप और डंप की अवधारणा मैंने तो नहीं गढ़ी। ऐसा तो